तो हम बात करेंगे सेक्शनल टेस्ट की बात नहीं करेंगे, GS3 के टेस्ट नंबर 2 की बात करेंगे। और ये होगा पार्ट 1, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक की बात करेंगे। और यहाँ पे जो हम टॉपिक कवर करेंगे सिलेबस के अंदर वो होगा टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट, है ना, इन्वायरमेंट वाला पार्ट एंड सिक्योरिटी वाला पार्ट। 1 2 3 4 ये है GS पेपर 3 के अंदर। GS पेपर 3 के अंदर जो इकोनॉमी वाला पार्ट होता है वो हमने देख लिया है, ठीक है। जो इकोनॉमी वाला पार्ट होता है GS पेपर 3 के अंदर हमने देख लिया है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है वो भी हमने मतलब देखना है अपने को। डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट देख लिया है। हमारे पास क्या हो गया, इकोनॉमी डन, डिजास्टर मैनेजमेंट डन। और यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, दैट इज दिस पार्ट एंड टेक्नोलॉजी। 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ह्यूमन डायमेंशंस, बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस आर क्रिटिकल फॉर सक्सेसफुल वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम एनालाइज विथ रेफरेंस टू चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम। देखो, सो यहाँ पे हम चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अप्रोच क्या होगा भाई, अप्रोच में सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट द चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम, चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम। इसके बाद बॉडी में हम बात करेंगे किसकी, बॉडी में हम बात करेंगे अबाउट दी वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन होता क्या है एंड उसका ज़रूरत क्या है। वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन प्लस उसका नीड क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंट फैक्टर्स दैट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन, बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंट एंड जो कि अफेक्ट करता है, ठीक है ना। बात करेंगे अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसलोकेशन, जिसमें ह्यूमन फैक्टर आता है, जिसमें बायोलॉजिकल फैक्टर आता है, जिसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर आता है। ओके, इन चीज़ों की बात करेंगे। उसके बाद कंक्लूज़न में हम क्या बताना है भाई, कंक्लूज़न में हम बात करेंगे सजेशंस के साथ क्या करना चाहिए अपने को। सो ये हो गया हमारा अप्रोच। सो स्टार्ट करते हैं भाई बाय मेंशनिंग दैट रिसेंटली चीता वेयर इंट्रोड्यूस इनटू द कूनो नेशनल पार्क अंडर द चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम। रिसेंटली चीता वेयर इंट्रोड्यूस्ड इनटू कूनो नेशनल पार्क under the cheetah reintroduction program। वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन क्या होता है भाई, वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन इज द इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ एनिमल फॉर कंजर्वेशन पर्पस। वाइल्ड लाइफ translocation is the international movement, wildlife translocation is the international movement of animals for conservation purpose। एंड यहाँ पे मेनली हम बात करते हैं अबाउट द इंडेंजर्ड स्पीसीज। ओके, बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके ध्यान देना चाहिए जब ट्रांसलोकेशन कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे अबाउट दी कंसिडरेबल फैक्टर दैट अफेक्ट्स, है ना,
need to consider factors. So considerable फैक्टर्स की बात करें, सबसे पहले तो बायोलॉजिकल कंसिडरेशन देखना पड़ता है भाई, है ना। बायोलॉजिकल कंसिडरेशंस में डिजास्टर मैनेजमेंट को देखना पड़ता है। देयर इज नीड टू इंश्योर नो न्यू पैथोजन फ्रॉम द कंट्री ऑफ ओरिजिन आर इंट्रोड्यूस्ड। है ना। बायोलॉजिकल कंसिडरेशन में क्या देखना है भाई, डिजास्टर मैनेजमेंट, नो न्यू पैथोजन इंट्रोड्यूस्ड, अगर ये पैथोजन आ गया तो ये इट कैन कॉज एपिडेमिक्स यार, है ना। हैबिटेट रिक्वायरमेंट्स को देखना पड़ता है। ऐसे इतना ज़्यादा बढ़ा के लिखते हैं कि 10 मार्क का हमारे पास है, तो इसमें बायोलॉजिकल कंसिडरेशन में हम लिखेंगे, छोटा लिखेंगे यार हमारे पास, ये हमारे पास 10 मार्क का ही है, लेकिन बढ़ा के लिख सकते हैं। सो यहाँ पे बायोलॉजिकल कंसिडरेशंस में हम बात करेंगे अबाउट द डिज़ास्टर मैनेजमेंट और डिसीज़ मैनेजमेंट, नॉट डिज़ास्टर, डिसीज़ मैनेजमेंट, नो न्यू पैथोजन introduced and habitat रिक्वायरमेंट, मतलब कि क्लाइमेटिक नीड्स अवेलेबल है कि नहीं। ये हो गया बायोलॉजिकल कंसिडरेशन। बायोलॉजिकल के बाद हमारे पास इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस हैं यार, हमको ये भी देखना है कि यार इन्वायरमेंट ठीक है कि नहीं जो ला रहे हैं हम उसके लिए। सो इट इज़ ऑल्सो फैक्टर दैट नीड टू बी कंसिडर्ड, अंडरस्टैंडिंग द इकोसिस्टम एंड मिटिगेटिंग पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, अंडरस्टैंडिंग द ecosystem and mitigating potential conflicts। जिसे कूनो नेशनल पार्क में है प्रे बेस एंड हैबिटेट ऑफ 21 एंड इट रिक्वायर्ड लेवल ऑफ प्रे बेस एंड हैबिटेट टू हाउस 21 चीता। ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोसिस्टम हो गया। मिटिगेटिंग का मतलब क्या है, कूनो नेशनल पार्क हैज़ इनफ स्पेस दैट इज डिवोइड ऑफ एनी ह्यूमन सेटलमेंट, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पेस है तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा भाई। कूनो नेशनल पार्क हैज़ इनफ स्पेस डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन सेटलमेंट। ओके, उसके बाद ह्यूमन डायमेंशंस भी हैं यहाँ पे। ह्यूमन डायमेंशंस में क्या है भाई, एंगेजिंग लोकल कम्युनिटीज़ एंड प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स, एंगेजिंग लोकल कम्युनिटीज़। यहाँ पे एंगेजिंग लोकल कम्युनिटीज़ में एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास जो हम एम्प्लॉय कर रहे हैं कूनो नेशनल पार्क में लोकल कम्युनिटीज़ लाइक दी मोगिया एंड सहारिया ट्राइब, एम्प्लॉइंग लोकल मोगिया एंड सहारिया
ट्राइब्स एज इन्फॉर्मेंट्स, ये इन्फॉर्मेंट मतलब जो भी लोकल चेंजेस होंगे तो उसको अफेक्ट करेगा। एंड प्रोवाइडिंग दी इकोनॉमिक बेनिफिट्स, हमको उनको इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करना है भाई। इंक्रीज सोशल टॉलरेंस, एनफोर्सिंग रेगुलेशन, है ना, इंक्रीजिंग सोशल टॉलरेंस, है ना। एग्जाम्पल पे जो चीता मित्रास के द्वारा जो है ना, बाय टू फैमिलराइज लोकल पॉपुलेशन टू दी बिग कैट्स। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। बिकॉज 40% ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू KNP विल बी डेडिकेटेड टू कम्युनिटीज़ इन द बफर जोन एंड मार्जिनलाइज्ड लोकल कम्युनिटीज़। जो इको टूरिज्म से हमारे पास बेनिफिट होगा उसको किसके लिए इस्तेमाल करेंगे भाई, उसको जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके बेनिफिट के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सो प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स, एग्जाम्पल के तौर पे 40% ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड dedicated to local communities। ओके, ये सब चीज़ें हैं, वहाँ पे रेगुलेशन एनफोर्स करेंगे भाई। ओके, सो एनफोर्सिंग रेगुलेशंस एंड सप्लाइंग कल्चरल बेनिफिट्स आर ह्यूमन डायमेंशंस। एनफोर्सिंग regulations and supplying cultural benefits। ओके, सो ये सब हमारे पास ह्यूमन डायमेंशंस होंगे। लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट द चीता इंट्रोडक्शन प्रोग्राम सर्व एज अ वैल्यूएबल केस स्टडी थ्रू विच वी कैन क्रिएट अ मोर होलिस्टिक अप्रोच टू कंजर्वेशन एंड एंश्योर सक्सेसफुल वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन। द चीता reintroduction program serve as a valuable case study to ensure successful wildlife translocation, है ना। Sure successful wildlife translocation। ओके, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था भाई, ह्यूमन डायमेंशंस की बात की हमने, बायोलॉजिकल डायमेंशंस की बात की, इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस की बात किया, क्रिटिकल फॉर सक्सेसफुल वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम, एनालाइज विथ रेफरेंस टू चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम। ओके, तो हमने बात की इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द लीनियर इकोनॉमी अप्रोच बेस्ड ऑन दी टेक मेक डिस्पोज्ड आइडियोलॉजी इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सर्कुलर इकोनॉमी अप्रोच टू मैनेज द डिमांड एंड क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन अवेलेबल रिसोर्स। इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस द परफॉर्मेंस ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड लेजिस्लेशन इन इंडिया। हमको बात करनी है ई वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस की एंड लेजिस्लेशंस की इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। तो यहाँ पे हमारा अप्रोच क्या होगा भाई, सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट व्हाट इज ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या है, प्लस कुछ फैक्ट्स या फिर डाटा देंगे। उसके बाद बॉडी के अंदर
हम बात करेंगे अबाउट द शिफ्ट है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ शिफ्ट फ्रॉम टेक मेक डिस्पोज आइडियोलॉजी टू सर्कुलर इकोनॉमी। सिग्निफिकेंस ऑफ शिफ्ट कहाँ से कहाँ तक, टेक मेक रिप्लेस वाला जो था है ना, टेक मेक रिप्लेस से सर्कुलर इकोनॉमी तक। उसके बाद हम बात करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड लेजिस्लेशन। परफॉर्मेंस ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट इशूज एंड चैलेंजेस, बट थोड़ा सा ब्रीफ में ही बात करेंगे बिकॉज 10 मार्क का ही क्वेश्चन है। एंड कंक्लूड करेंगे विथ अ वे फॉरवर्ड। कंक्लूजन विथ अ वे फॉरवर्ड। ओके, एक फैक्ट के साथ हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि यूनाइटेड नेशन ने रिपोर्ट किया कि इंडिया जनरेटेड अराउंड 3.2 मिलियन टन्स ऑफ ई वेस्ट एज पर यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट। इंडिया जनरेटेड 3.2 million tons of e-waste in 2019। सो उसके लिए हमारे पास सर्कुलर इकोनॉमी लाया गया। तो सिग्निफिकेंस क्या है भाई, सिग्निफिकेंस ऑफ शिफ्ट टू सर्कुलर इकोनॉमी अप्रोच। सिग्निफिकेंस ऑफ पहले सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है भाई, तो अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट ऑफ शिफ्ट की है ना, शिफ्ट में अगर हम शिफ्ट होते हैं टू दी सर्कुलर इकोनॉमी तो क्या क्या फ़ायदे होंगे। सो एक फ्लो चार्ट से हम करते हैं भाई। ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेगा अपने को। मोर एक्टिव प्रोडक्ट्स, ओके, रिकरेंट इनकम सोर्स देखने को मिलेगा। ओके, इसको ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करते हैं, इसको सिग्निफिकेंस को यहाँ पे एक डब्बे से करते हैं। मोर प्रोएक्टिव और मोर अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स, रिड्यूस प्रोडक्शन टाइम, है ना, लोअर कॉस्ट के, ग्रेटर रेजिलियंस, के ग्रेटर कस्टमर इंटीमेसी, ओके, एंड lower impact on the climate and environment, तो ये सब हमारे पास क्या हो गया, दिस आर ऑल दी सिग्निफिकेंस। इसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड लेजिस्लेशन इन इंडिया की बात करते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ
e-waste management practices and legislation की बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1968 के अंदर, 1986 के अंदर, वो ऑथराइज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट टू ले डाउन रूल्स ऑन प्रोसेसिंग ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 authorizes the central government to lay down rules on processing of hazardous substance। हमारे पास जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी आया था, जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में आया था, इट एनकरेज रिसाइकलिंग ऑफ यूजेबल ई वेस्ट मैनेजमेंट 2016 aim to encourage recycling of usable e-waste products। अगर हम बात करें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, मेक द प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर responsibility, extended producer responsibility makes the producer of the product responsible for the entire life cycle। ओके, बट यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। लिमिटेशन क्या है? बिकॉज इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सर्कुलर इकोनॉमी इज लैकिंग, रिसाइकलिंग सेंटर्ड आर डिसऑर्गेनाइज्ड। ओके, इंस्टीट्यूशनल challenges like lack of infrastructure, recycling center are disorganized, cycling centers are disorganized, एंड और भी हैं, जैसे कि बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। बट लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट विद अ ह्यूज पोटेंशियल टू क्रिएट जॉब्स फॉर अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड पॉपुलेशन, सर्कुलर इकोनॉमी सीम्स टू बी एन आइडियल थिंग that Indians need to focus on. Okay, so with a huge potential to create jobs and keeping in mind the Swachh Bharat, circular economy seems to be ideal thing. To be ideal okay,
सो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे हमने बात की कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है। सो द लीनियर इकोनॉमी अप्रोच बेस्ड ऑन दी टेक मेक एंड डिस्पोज, ये नहीं इस्तेमाल करना अपने को, ठीक है ना। टेक मेक डिस्पोज आज जो हमारे पास था कि लेते थे खरीदते थे, यूज एंड थ्रो वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हटा के इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द सर्कुलर इकोनॉमी अप्रोच टू मैनेज द डिमांड एंड क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द अवेलेबल रिसोर्स। In this context, discuss the performance of e-waste management practice and legislation। हमको बताना है क्या क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो यहाँ पे हमने 3 बात की, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात की, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की बात की, एंड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की। एंड कुछ चैलेंजेस भी हैं और उसको हम कैसे कर सकते हैं, बाई फोकसिंग अपॉन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, outline the threat posed by invasive alien species IS invasive alien species affecting India's diverse ecosystem। तो ये बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन है। outline the threats posed by the invasive alien species affecting India's diverse ecosystem with examples। Examine the effectiveness of Wildlife Protection Amendment Act 2022 in managing the menace of invasive alien species और invasive species in Indian ecology। तो हमको बात करनी है यहाँ पे हम इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ की किसके साथ, एग्जाम्पल के साथ, कि कैसे ये बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ हमको ये बताना है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2022 के अंदर, क्या वो इफेक्टिव रहा था इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ को कर्ब करने में। सो हमारा अप्रोच क्या होगा भाई, सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे मेंशनिंग अबाउट द इंसिडेंस ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। ओके, इंट्रो में बात करेंगे अबाउट द इंसिडेंस ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। बॉडी में बात करेंगे किसकी, बॉडी में बात करेंगे अबाउट, पहले तो IS होता क्या है, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज होता क्या है, उसके बारे में बताएंगे। पहला पार्ट हमको बताएंगे कि क्या होता है भाई इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। दूसरा हमको बताना है कि इनका इम्पैक्ट क्या रहा है ना, इम्पैक्ट ऑन वेरियस बायोडाइवर्सिटी पे किसका क्या इम्पैक्ट रहता है इन्वेजिव एलियन स्पीसीज का, ह्यूमन पे क्या इम्पैक्ट रहता है ना, डिफरेंट इकोसिस्टम में से क्या क्या इफेक्ट रहता है, जैसे कि इस डेजर्ट इकोसिस्टम में इन्वेजिव एलियन स्पीसीज क्या कर सकते हैं, मैंग्रोव इकोसिस्टम में क्या कर सकते हैं। सो वो सब चीज़ की हमको बात करनी है, इम्पैक्ट्स की बात करनी है, सच एज बायोडाइवर्सिटी पे, ह्यूमंस पे। उसके बाद हमको बात करनी है वो डाइवर्स इकोसिस्टम, है ना, जैसे कि डेजर्ट इकोसिस्टम में क्या क्या प्रभाव डालता है ये, मैंग्रोव इकोसिस्टम में क्या डालता है। ओके, तीसरा पार्ट है हमको बताना है द प्रोविजंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 दैट इज रिलेटेड टू IAS, है ना। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के साथ कौन कौन से प्रोविजंस हैं ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट जो था 2022 का, विथ रेफरेंस टू इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, है ना। अब हम बात करेंगे इसकी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की क्या क्या फ़ायदे हैं भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट के, या फिर हम बात करेंगे अबाउट द इन्वेजिव एलियन स्पीसीज से क्या क्या मतलब जो प्रोविजंस मेंशन्ड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 के अंदर, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं एंड नुकसान हैं अब दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट। ओके, एंड कंक्लूड करेंगे विद अ फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, है ना। कंक्लूजन कैसे करेंगे भाई, बाई ऑन अ फॉरवर्ड लुकिंग मैनर। ओके, सो इंट्रोड्यूस करेंगे मेंशनिंग दैट recently the researchers from the Wildlife Institute of India found that the occurrence of Lantana camara and Pogostemon bengalensis have caused a significant decline in the richness of native plants and the platable plants in Madhya Pradesh कान्हा टाइगर रिजर्व। जो मध्य प्रदेश कान्हा टाइगर रिजर्व है वहाँ पे हमारे पास रिसेंटली एक तरह से कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे, रिसेंटली
researchers from the Wildlife Institute of India, Wildlife Institute of India, WII, Wildlife Institute of India found that the occurrence of Lantana camara caused a significant decline in the richness of plants significant decline in the richness of native plants in Kanha Tiger Reserve. ओके, सो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज क्या क्या होते हैं भाई, पता है भाई, ऐसे प्लांट्स जो कि इंट्रोड्यूस किया था भाई ह्यूमन नोइंगली और अननोइंगली फ्रॉम एनी इन्वायरमेंट आउटसाइड द नेटिव रेंज। ओके, इसके बाद इन्वेजिव एलियन स्पीसीज क्या होते हैं भाई, ऐसे सब पता है। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज तो ठीक है, बट यहाँ पे हमें 10 मार्क में इतना मेन बात करते हैं, थ्रेट पोसेस्ड बाय इन्वेजिव एलियन स्पीसीज टू डाइवर्स इकोसिस्टम। ओके, थ्रेट पोसेस्ड बाय इन्वेजिव एलियन स्पीसीज टू पहला है डेजर्ट इकोसिस्टम की बात करें, है ना, तो डेजर्ट इकोसिस्टम में हमारे पास क्या होगा भाई, डेजर्ट लोकस्ट इज एन एलियन स्पीसीज जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, खास करके इन अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट। कुछ एग्जांपल्स देंगे भाई, डेजर्ट, द डेजर्ट लोकस्ट इज एंड इन्वेजिव is threatening agricultural production in Africa, Middle East and Asia। कल्टिवेबल लैंड्स को भी अफेक्ट किया जा रहा है भाई, है ना, cultivable lands, mountainous areas, cultivable land में क्या हो रहा है भाई, conversion of marshy wetland to dry areas। okay, conversion of marshy wetland to dry land, mountainous एरियाज में सीड जो है भाई इंडियन स्पीसीज के वो फैल जा रहे हैं, सीड ऑफ एलियन invasive alien species spread due to landslides। रबर प्लांटेशन में कवर क्रॉप लाइक्स जो मोनका है वो डिस्ट्रॉय करता है माइक्रो हैबिटेट ऑफ दैट एरिया को। रबर प्लांटेशन में कवर क्रॉप लाइक मुकोना डिस्ट्रॉय द माइक्रो हैबिटेट
माइक्रो हैबिटेट। वेटलैंड्स की बात करें तो वेटलैंड्स में डिस्ट्रॉय कर रहा है भाई वहाँ के एंडेमिक स्पीसीज़ को। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो इन कंजली वेटलैंड वाटर हाइसिंथ destroying the endemic species, destroy the वहाँ की जो लोकल स्पीसीज़ है, एंडेमिक स्पीसीज़ है, उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये हमारे पास इम्पैक्ट हो गया। नाउ प्रोविजंस कुछ हैं भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 में, है ना। सो प्रोविजंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 that is related to the IAS, that is invasive alien species. It empowers the central government to regulate or prohibit the import, trade, possession of invasive alien species. बट इस प्रोविजंस के मेरिट्स भी हैं और डिमेरिट्स भी हैं यार। इसके कुछ मेरिट्स भी हैं, इसके डिमेरिट्स। मेरिट्स क्या है? इट हेल्प टू एलिमिनेट द इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। डिमेरिट ये क्या है? इसका नैरो स्कोप है भाई, है ना। एंड यहाँ पे ये एक्सक्लूड करता है नेटिव इन्वेजिव नेटिव स्पीसीज, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो ले जा रहे हैं इन्वेजिव, एक स्टेट के अंदर इधर से ले जा रहे हैं तो उनको ये रोक एक्सक्लूड है, अब इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन एक्सपोर्ट इंपोर्ट। मेरिट ये है कि इसका स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होता है यार। डिमेरिट ये है कि नो एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी प्रोविजंस इन द एक्ट, नो एक्सपर्ट committee provisions in the act. ओके, सो एक्शन क्या क्या ले सकते हैं हम? सो ये सब मेरिट्स डिमेरिट्स हो गए, बट कंक्लूजन में हम बात करेंगे दैट स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक क्वारंटाइन मेजर्स टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज टू नेबरिंग एरिया इज नीडेड। ओके, so thus strengthening domestic quarantine measures to contain the spread of invasive species to neighboring areas is needed। यहाँ पे हमने इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ का हमारे पास डेफिनेशन नहीं लिखा है, कि डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, तो डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा स्लाइड का नीचे करना पड़ेगा, तो यहाँ नीचे कर रहा हूँ मैं इसको। एंड ये वाला पार्ट को यहाँ पे कर देते हैं।
यहाँ पे हम इन्वेजिव एलियन स्पीसीज होता है क्या उसके बारे में लिख देते हैं, या फिर ये वाला पार्ट को यहाँ। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज क्या होता है भाई? इन्वेजिव एलियन स्पीसीज इज एनी प्लांट एनिमल दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन नोइंगली और अननोइंगली इनटू न्यू एनवायरनमेंट आउटसाइड इट्स नेटिव रेंज। ओके, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज IAS refers to any plant or animal species introduced by human in knowingly or unknowingly, knowingly or unknowingly in a new environment outside its native range। ओके, नाउ दिस आंसर इज कंप्लीट। क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन था आउटलाइन द थ्रेट्स पोसेस बाय इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। हमने देखा कि थ्रेट्स डेजर्ट इकोसिस्टम कैसे फ्लूट करता है, ये माउंटेनियस इकोसिस्टम कैसे इफेक्ट करता है, ये हमारे पास कल्टिवेबल लैंड कैसे इफेक्ट करता है, ये वेटलैंड कैसे इफेक्ट करता है, इसके बारे में बात की। तो थ्रेट की बात कर ली, उसके बाद हमने बात किया एग्जांपल्स दे कैसे डेजर्ट में हमारे पास जो डेजर्ट लोकस्ट है वो इफेक्ट करता है ना। कल्टिवेबल लैंड्स के अंदर हमारे पास है ना, हमने बात की अबाउट दी वेटलैंड भाई, है ना। वेटलैंड में हमारे पास एक है, हमने कंजली वेटलैंड की बात की जहाँ पे वाटर हाइसेंट जो है वो एंडेमिक स्पीसीज़ को अफेक्ट कर रहा है। ओके, माउंटेनियस रीजन में देखा कि कैसे जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ हैं लैंडस्लाइड की वजह से फैल रहे हैं। ओके, रबर प्लांटेशन के अंदर जो मुक्वाना है वो हमारे पास माइक्रो हैबिटेट को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है इन रबर प्लांटेशन। तो हमने इम्पैक्ट की बात की, एग्जाम्पल्स दिए, साथ साथ एग्जाम्पल से फोकस करना है। उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट में इफेक्टिवनेस ऑफ द वाइल्ड लाइफ। इफेक्टिवनेस में हमारे पास मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की बात की, है ना। ये प्रोविज़न था क्या भाई? प्रोविज़न था टू रेगुलेट, टू इनहिबिट, टू ट्रेड पोसेशन एंड प्रोलिफरेशन को रोकने की बात कर रहे थे। तो इसमें हमने मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बताए। उसके बाद हमने लास्ट में कंक्लूड किया बाई मेंशनिंग दैट हमको बहुत ज़रूरी क्या चाहिए भाई? क्वारंटाइन सेंटर्स चाहिए, डोमेस्टिक क्वारंटाइन मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे हम स्प्रेड को रोक पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, mainstreaming wetland ecosystem service and biodiversity into our development policies and urban planning process is the pressing need of the hour. In this context, discuss the need for an urban wetland conservation and also discuss recent initiatives and measures needed for the conservation of wetland। ठीक है, हमको बात करनी है अबाउट द नीड ऑफ द अर्बन वेटलैंड कंजर्वेशन। गवर्नमेंट ने जो रिसेंट इनिशिएटिव लिए हैं वो क्या क्या हैं और क्या क्या हम ले सकते हैं मेजर्स जिससे हम क्या कर पाएँ, वो अर्बन वेटलैंड्स को कंजर्व कर पाएँ। ओके, फिर से पढ़ लेते हैं भाई, जितने बार क्वेश्चन पढ़े उतना ज़्यादा क्लियरिटी आती है क्वेश्चन का। सो मेन स्ट्रीमिंग वेटलैंड इकोसिस्टम सर्विस एंड बायोडाइवर्सिटी इनटू आवर डेवलपमेंटल पॉलिसीज एंड अर्बन प्लानिंग प्रोसेस इज द प्रेसिंग नीड ऑफ द आवर। In this context, discuss the need for urban wetland conservation and also discuss the recent initiatives and measures needed for the conservation of urban wetlands। हमारे पास जो यहाँ पे अप्रोच होगा, अप्रोच में सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे यार, है ना। सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? बाय गिविंग अ बैकग्राउंड अबाउट अर्बन वेटलैंड्स विथ एग्जांपल्स, है ना। जैसे कि बेंगलोर एंड ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड की बात कर सकते हैं अर्बन वेटलैंड्स में। ठीक है, अर्बन वेटलैंड्स की बात तो करेंगे ही करेंगे, है ना। इसके साथ इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे। एग्जांपल्स में हमारे पास बेंगलोर में जो वेटलैंड्स हैं, है ना, लेक, सिटी ऑफ लेक बोला जाता था बेंगलोर को एक समय पे, है ना। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड। ओके, उसके बाद बॉडी में हम बात करेंगे किसकी बारे में? बॉडी में हम बात करेंगे, पहले तो डिफाइन करेंगे वेटलैंड होता क्या है। उसके बाद हम नीड की बात करेंगे, नीड ऑफ अर्बन वेटलैंड कंजर्वेशन, बिकॉज ये क्या करते हैं, इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करते हैं भाई, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं,
इकोसिस्टम सर्विस बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं, है ना। तीसरा हम बात करेंगे कि इनिशिएटिव जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं। एंड फोर्थ हम बात करेंगे इशूज़ एंड चेंजेस, बहुत ब्रीफ में बात करेंगे। एंड फिफ्थ हम बात करेंगे मेथड टू कंजर्व, दैट इज मेजर्स टू एड्रेस दिस इशूज़। एंड कंक्लूजन में जो हमने ऊपर बताया है उसको सम अप कर देंगे। ओके, सो वेटलैंड, urban wetlands are found in around cities in the suburbs, and urban wetlands include lakes, swamps, salt marshes, rivers and their floodplains and more. Wetland ecosystem in urban areas have been degraded due to the widespread land conversion, encroachment, pollution, growing pollution and rapid urbanization। ठीक है, तो एक प्रकार से एक तरह से ब्रीफ देंगे। अर्बन वेटलैंड्स में क्या क्या आता है भाई? अर्बन वेटलैंड्स इंक्लूड लेक्स, स्वैम्प्स, सॉल्ट marshes, river and their floodplain, है ना। Okay, and they are degraded due to the widespread land conversion, and they are degraded due to widespread land conversion encroachment, pollution etc. तो वेटलैंड क्या होते हैं भाई? वेटलैंड्स आर लैंड एरियाज दैट आर फ्लड विथ वाटर एंड एंटायरली सीजनल और परमानेंट। तो हमने बात कर ली ना भाई वेटलैंड्स में ऊपर, ठीक है, तो ज़्यादा जरूरत नहीं है। नाउ हम बात करेंगे अबाउट द नीड ऑफ अर्बन वेटलैंड कंजर्वेशन। नीड ऑफ अर्बन वेटलैंड कंजर्वेशन। पहले तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द रीजन के लिए ज़रूरी है भाई, बिकॉज दी वेटलैंड हार्नेस बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को ये मेंटेन रखते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए ज़रूरी है, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए ज़रूरी है, के इसके फूड फ्लड कंट्रोल एंड क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस के लिए भी ज़रूरी है। फ्लड कंट्रोल एंड क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस। और क्यों जरूरी है भाई? फॉर द रिक्रिएशन, एस्थेटिक एंड टूरिज्म पर्पस, या फिर वाटर कंजर्वेशन एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए भी ज़रूरी है भाई। और बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है अर्बन एरियाज़ में। ओके, वाटर कंजर्वेशन एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स लिए हैं टू प्रोटेक्ट दी अर्बन वेटलैंड्स? गवर्नमेंट एफर्ट्स में हमारे पास प्रोग्राम फॉर द प्रोटेक्शन कंजर्वेशन ऑफ इंडियाज नेचुरल हेरिटेज इंक्लूडिंग द मैनग्रोव्स एंड वेटलैंड्स, programs for the protection and conservation
of India's natural heritage including मैनग्रोव्स एंड वेटलैंड्स। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर हम बात करें तो मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर सोल एंड हैबिटेट, टेंजिबल इनकम स्कीम, अमृत धरोहर, ये सब अमृत धरोहर, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन habitat, okay, for shoreline habitat and tangible income scheme। पार्टनरशिप भी किया है भाई, पार्टनरशिप विथ रिलेवेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल। एग्जाम्पल के तौर पे रामसर कन्वेंशन है ना, नेशनल प्रोग्राम फॉर वेटलैंड है भाई, नेशनल प्रोग्राम ऑन वेटलैंड्स, ये सब हैं गवर्नमेंट के मेजर्स। बट इशूज़ हैं भाई, इशूज़ एंड चैलेंजेस। इसके मेजर्स की बात करते हैं। इश्यूज़ क्या क्या हैं भाई? पॉल्यूशन है, वेस्ट डंपिंग, ओके, और क्या क्या इशू है भाई? एनक्रोचमेंट एंड कन्वर्जन, है ना, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड पुअर इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द कंजर्वेशन मेजर्स, पुअर implementation of conservation measures, limited resource and funding, ये सब इश्यूज हैं। ठीक है, तो हमारे पास मेजर्स क्या क्या लेने चाहिए भाई, जिससे हम क्या कर पाएँ, वेटलैंड को कंजर्व कर पाएँ। तो हमको क्या करना है, एक मल्टी फैसेटेड अप्रोच लेना है, बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करना है। सो मल्टी फैसेटेड अप्रोच, हमको डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे इन्वॉल्व करना है, अर्बन प्लानिंग करना है भाई। मल्टी फैसेटेड अप्रोच में अर्बन प्लानिंग करना है ना, पब्लिक अवेयरनेस जनरेट करना है ना, रिस्टोरेशन एफर्ट करना है। ये है मल्टी फैसेटेड अप्रोच। रेप्लिकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस हमको करना है, जैसे कि हमारे पास जो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड था, वूज वेटलैंड है, उसको हमने कैसे रिजुविनेट किया, रेप्लिकेट मतलब कैसे उनको कंजर्व किया, तो उसको हमको रेप्लिकेट करना है उन चीज़ों को बाकी सब में। सो रेप्लिकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस, एग्जाम्पल इज भूज वेटलैंड। ओके,
एंड लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट बाय इंक्लूडिंग वेटलैंड्स इन अर्बन प्लान्स एंड एप्रोप्रिएट कंजर्वेशन वी कैन मेक आवर सिटीज मोर लिवेबल. ओके, सो बाय इंक्लूडिंग wetlands in urban plans and appropriate conservation we can make our cities more livable. ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें बात की गई है. क्या बोला गया है इसमें? मेन स्ट्रीमिंग वेटलैंड इकोसिस्टम सर्विस एंड बायोडाइवर्सिटी इनटू आवर डेवलपमेंटल पॉलिसीज एंड अर्बन प्लानिंग प्रोसेसेस इज द प्रेसिंग नीड ऑफ द आवर. इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द नीड ऑफ अर्बन वेटलैंड कंजर्वेशन. ऑल्सो डिस्कस द रिसेंट इनिशिएटिव्स एंड मेजर्स नीडेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का. फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू दी नार्को ट्रैफिकिंग इन इंडिया आर मच एक्सटर्नल एज इंटरनल. इन दिस कॉन्टेक्स्ट इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट इन टैकलिंग द चैलेंजेस ऑफ नार्कोटिक ट्रैफिकिंग इन इंडिया. तो ये भी इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चन है. हमको नार्कोटिक ट्रैफिकिंग की बात करनी है. एक बार फिर पढ़ते हैं भाई, क्लैरिटी आता है. द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू narco trafficking in India are as much external as internal. In this context, evaluate the effectiveness of the government in tackling the challenges of narcotics trafficking in India. तो यहाँ पे हमारा अप्रोच क्या होगा? सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे by providing about any recent context. उसके बाद बॉडी में हम क्या करना है भाई? बॉडी में हम बताएंगे दी फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू दी ग्रोथ ऑफ नार्को ट्रैफिकिंग. फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रोथ ऑफ नार्को ट्रैफिकिंग. उसके बाद हमको मेजर्स बताने हैं दैट इज टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड इवैल्यूएट करना है. मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट प्लस इवैल्यूएट करना है उसको. उसके बाद कंक्लूजन में क्या करना है भाई? कंक्लूजन में हम बात करेंगे अबाउट सजेस्टिंग मेजर टू काउंटर द लूप होल्स. suggesting measures to counter loopholes. तो इंट्रोड्यूस करेंगे इसको इंट्रोड्यूस करेंगे मेंशनिंग अबाउट रिसेंट एग्जांपल या फिर रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ. रिसेंटली जो 400 करोड़ जो सीज किए गए थे मुंद्रा पोर्ट है ना, ड्रग वर्थ ऑफ 4,000 करोड़ सॉरी इज सीज एट मुंद्रा पोर्ट, हाईलाइटिंग द स्केल ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को ट्रैफिकिंग इन इंडिया. ड्रग्स वर्थ रुपीज 4,000 करोड़ were seized at Mundra Port, highlighting the scale of drug trafficking और नार्को ट्रैफिकिंग, ऐसे लिखते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया. ओके, इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया, है ना. ड्रग ट्रैफिकिंग भाई यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम ने कहा कि ड्रग ट्रैफिकिंग इज अ ग्लोबल इलिसिट ट्रेड इन्वॉल्विंग द कल्टिवेशन, मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन of sale of substance which are subject to drug prohibition law. Okay,
सो यहाँ पे हमको ये करना है कि हमको बताना है फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू दी नार्को ट्रैफिकिंग, फैक्टर्स contributing to narco trafficking। एक्सटर्नल फैक्टर ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इंटरनल, ऐसा खुद क्वेश्चन ने बोला है और हमको ये बताना भी है कि हाँ एक्सटर्नल फैक्टर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या है भाई? विसिनिटी ऑफ ड्रग प्रोड्यूसिंग रीजन्स, vicinity of drug producing region, जिसमें हमारे पास गोल्डन ट्रायंगल आता है। गोल्डन ट्रायंगल में कौन आता है भाई? म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। and golden crescent, गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन क्रिसेंट में क्या आता है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान। और क्या है भाई एक्सटर्नल फैक्टर में? ट्रांसनेशनल क्राइम कंट्रोल। इंडिया हैज़ बीन अ हॉट डेस्टिनेशन ऑफ कोकेन, द सप्लाई ऑफ विच इज कंट्रोल्ड बाय साउथ अमेरिका ड्रग कार्टेल। ट्रांसनेशनल क्राइम ग्रुप्स, okay? India is a transit country for global supply. India is a transit country for global supply. Tourists visiting India also create demand for drugs. Tourists visiting India also create a ड्रग्स। ये तो हो गया एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर्स में कौन कौन से हैं? इंटरनल फैक्टर में कौन कौन से हैं? देयर इज अ न्यू नेक्सस बिटवीन द इंसर्जेंट ग्रुप एक्टिव इन नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड द ड्रग पैडलर। न्यू नेक्सस between insurgent group and drug insurgent group in northeast and drug peddler। and new technologies such as cryptocurrency payment, okay, and long land and maritime boundaries with weak monitoring। ये सब इंटरनल फैक्टर्स हैं। लॉन्ग लैंड एंड मैरीटाइम बाउंड्रीज विथ वीक मॉनिटरिंग। लोकल डिमांड ड्यू टू वास्ट पॉपुलेशन,
ये सब इंटरनल फैक्टर्स हो गए। एंड द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन टैकलिंग ड्रग्स, गवर्नमेंट मेजर्स नारकोटिक कोऑर्डिनेशन पोर्टल बनाया गया है, नेशनल नारकोटिक कोऑर्डिनेशन पोर्टल NCORD, और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, नेशनल नारकोटिक हेल्पलाइन कॉल्ड मानस, नेशनल नारकोटिक हेल्पलाइन कॉल्ड मानस। फोरेंसिक लैब इन अमृतसर, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, use of technology like AI and forensic lab, ऐसे लिखते हैं यार, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक AI, सैटेलाइट मैपिंग, फोरेंसिक लैब इन अमृतसर। तो ये सब हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास क्या हो गया भाई, ये सब मेजर्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा, बट हमको इफेक्टिवनेस देखना है। इफेक्टिवनेस कैन बी गेट थ्रू द राइजिंग केसेस अगेंस्ट ड्रग पेडलर्स। Effectiveness can be nearly 200 more cases have been registered between 2014 and 2022। मतलब जो राइजिंग केसेस हैं इस प्रकार से, है ना, एंड द क्वांटिटी ऑफ सीज, है ना, क्वांटिटी ऑफ ड्रग सीज्ड हैज़ डबल्ड। ये हमको क्या बता रहा है, ऐसे लिखते हैं, है ना, 200% more cases registered 2014 2022, and quantity of drug seized has more than doubled in 2006 to 2013। okay, so conclude करेंगे, mention that challenges such as corruption, limited resource and gaps in coordination continue to hinder the effort. So the vast and porous nature of the border also poses challenges. Thus challenges such as corruption, limited resource and gap in coordination need to be tackled as soon as possible। ओके, सो क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन था
द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू नार्को ट्रैफिकिंग इन इंडिया आर एज मच एक्सटर्नल एज इंटरनल, मतलब एक्सटर्नल भी है इंटरनल भी है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट इन ट्रैफिकिंग द चैलेंजेस ऑफ नार्को ट्रैफिकिंग। ठीक है, हमको मेजर बताने हैं, उनका इफेक्टिवनेस ही बताया कि कैसे हमारे पास उसका इफेक्टिवनेस बढ़ा है। भाई 2% ज़्यादा केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं 2014 से लेकर 2022 तक, और जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल सीज है वो भी डबल हुआ है अप्रॉक्स, है ना, डबल हुआ है इन 2006 से लेकर 2013 तक। तो ये इफेक्टिवनेस को बता रहे हैं कि हाँ कैसे हम इसको अच्छे से लागू कर रहे हैं, बट कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं जिनको हमको जल्दी से ठीक करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ पार्ट 1। नेक्स्ट बाद में बात करेंगे पार्ट 2 की, क्वेश्चन नंबर 6 से 10।